नमस्कार दोस्तों, वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में दिए लिंक से प्रश्नों का जरूर सॉल्व कीजिए, जहां लगभग सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित किया है। आज हम समाजशास्त्र के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विचारक राल्फ डेहरेनडॉर्फ और उनके संघर्ष सिद्धांत को समझेंगे। डेहरेनडॉर्फ एक जर्मन ब्रिटिश समाजशास्त्री थे जिनका जन्म जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में हुआ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक दृष्टि में समझ लें कि डेहरेनडॉर्फ का चिंतन क्या है। जर्मनी के इस समाजशास्त्री ने द्वंद्वात्मक संघर्ष सिद्धांत दिया, जिसका केंद्र है सत्ता या प्राधिकार के संबंध। इसी आधार पर उन्होंने आधुनिक संघर्ष सिद्धांत की रचना की। उनका सबसे प्रसिद्ध कथन है, समाज के दो चेहरे होते हैं, एक सहमति और स्थिरता का और दूसरा संघर्ष और परिवर्तन का। प्रकारवाद केवल एक चेहरा देखता है। पूरे सिद्धांत का सार केवल 3 शब्दों में याद रखें, सत्ता, संघर्ष और परिवर्तन। इसका पूरा नाम था राल्फ गुस्ताव डेहरेनडॉर्फ। 1952 में उन्होंने हैम्बर्ग विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में पीएचडी की, जिसका विषय कार्ल मार्क्स पर आधारित था। 1993 में उन्हें ब्रिटेन में बैरन डेहरेनडॉर्फ की उपाधि मिली और वे हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य बने। इस प्रकार वे एक साथ समाज शास्त्री, उदारवादी राजनेता और विचारक थे। डेहरेनडॉर्फ के सिद्धांत को समझने के लिए उसकी पृष्ठभूमि जानना जरूरी है। औद्योगिक समाज में वर्ग संघर्ष, शक्ति संबंध और प्राधिकार संरचना, इन्हीं से उनका सिद्धांत विकसित हुआ। उनका तर्क था कि उत्तर पूंजीवादी औद्योगिक समाज में पूंजी का विघटन हुआ। अब कंपनियों के स्वामी और प्रबंधक अलग अलग हैं, ओसानी आइडेंटा का, और इसी प्रकार श्रम का भी विघटन हुआ। फलस्वरूप केवल संपत्ति अब वर्ग का आधार नहीं रही, उसकी जगह सत्ता या प्राधिकार ने ले ली। यही कारण है कि डेहरेनडॉर्फ ने अपना सिद्धांत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के यूरोप और अमेरिका के औद्योगिक समाजों के संदर्भ में प्रस्तुत किया। डेहरेनडॉर्फ के विचारों पर कई चिंतकों का प्रभाव था। कार्ल मार्क्स से उन्होंने द्वंद्वात्मक वर्ग संघर्ष का मॉडल लिया। मैक्स वेबर से उन्होंने सत्ता और प्राधिकार की अवधारणा ग्रहण की। जॉर्ज सिमेल का संघर्ष समाज शास्त्र भी उनके चिंतन में झलकता है। वहीं संरचनात्मक प्रकारवाद, विशेषकर पारसन्स का दृष्टिकोण उनके लिए आलोचना का बिंदु बना। अब उनके मुख्य समाज शास्त्रीय योगदानों को तालिका रूप में देखें। पहला, द्वंद्वात्मक संघर्ष सिद्धांत, जिसने मार्क्स का आधुनिकीकरण किया। दूसरा, प्राधिकार की अवधारणा, जो संपत्ति के स्थान पर वर्ग का नया आधार बनी। तीसरा, IC/A यानी बाध्यतामूलक समन्वित समिति, जो संघर्ष का क्षेत्र है। चौथा, अर्ध समूह से हित समूह और फिर संघर्ष समूह तक की प्रक्रिया। पांचवा, सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत। और छठा, समाज के दो चेहरे की अवधारणा, जो प्रकारवाद की आलोचना है। संघर्ष सिद्धांत क्या कहता है? डेहरेनडॉर्फ के अनुसार प्रत्येक सामाजिक संरचना में सत्ता का असमान वितरण होता है और इसी असमानता से दो विरोधी समूहों के बीच संघर्ष अनिवार्य रूप से उत्पन्न होता है। संघर्ष समाज की स्वाभाविक और स्थायी विशेषता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सत्ता का बंटवारा कभी समान नहीं होता। कुछ लोगों के पास आदेश देने की शक्ति होती है और कुछ को केवल आज्ञा पालन करना होता है। प्रभुत्वशाली लोग यथास्थिति बनाए रखना चाहते हैं, जबकि अधीनस्थ परिवर्तन चाहते हैं। इसी हितों के टकराव से संघर्ष जन्म लेता है, जो अंततः सामाजिक परिवर्तन की ओर ले जाता है। डेहरेनडॉर्फ के सिद्धांत को द्वंद्वात्मक संघर्ष सिद्धांत कहा जाता है। लुईस कोजर के विपरीत, जिन्होंने संघर्ष के सकारात्मक पक्ष पर जोर दिया, डेहरेनडॉर्फ ने मार्क्स की भांति इसे द्वंद्वात्मक दृष्टि से देखा। प्राधिकार से प्रभुत्व और अधीनता पैदा होती है, अधीनता से संघर्ष और संघर्ष से परिवर्तन। अब सबसे केंद्रीय अवधारणा प्राधिकार। ध्यान रखें, जो प्राधिकार और संपत्ति एक नहीं है। मार्क्स के अनुसार वर्ग का आधार था उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व यानी संपत्ति, और इसी से स्वामी बनाम सर्वहारा का विभाजन बनता था। लेकिन डेहरेनडॉर्फ कहते हैं कि वर्ग का असली आधार सत्ता या प्राधिकार है। प्राधिकार किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि उसके पद से जुड़ा होता है। यह आदेश देने का वैध अधिकार है। इसी आधार पर समाज प्रभुत्व समूह और अधीनस्थ समूह में बंट जाता है। अब समझें ICOT यानी इम्पेरेटिवली कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशन। ये ऐसी हर समिति या संगठन है जिसमें सत्ता संबंध मौजूद हों, यानी आदेश देने और मानने का रिश्ता हो। उदाहरण है राज्य, कार्यालय या निगम, फैक्ट्री और विद्यालय। प्राधिकार संरचना को 3 स्तरों में समझा जा सकता है। सबसे ऊपर है शीर्ष प्राधिकार समूह, आदेश देने वाले प्रभुत्व संपन्न लोग। बीच में होता है मध्य प्राधिकार, जिसकी भूमिका दोहरी होती है। वह ऊपर के आदेश मानता है और नीचे आदेश देता है। और सबसे नीचे है अधीनस्थ समूह, आदेश मानने वाले सत्ताविहीन लोग। सत्ता का यही असमान वितरण दो विरोधी समूहों को जन्म देता है और यही संघर्ष की संरचनात्मक जड़ है। संघर्ष की प्रक्रिया अर्ध समूह से शुरू होती है। अर्ध समूह यानी क्वासी ग्रुप, समान भूमिका और समान हित वाले पद धारकों का असंगठित समूह। ये अभी संगठित नहीं हुए हैं और इनके हित सुप्त या अव्यक्त होते हैं, यानी लेटेंट इंटरेस्ट्स। प्रत्येक ICT में 2 अर्ध समूह बनते हैं।
पहला प्रभुत्व के को का सा इस्ता तय पूर्ता प्रभुत्व अर्ध समूह से किया, जो यथास्थिति बनाए रखना चाहता है। दूसरा तो अधीनस्थ अर्ध समूह, जो परिवर्तन और सत्ता प्राप्त करना चाहता है। इस अवस्था में हित अभी छिपे हुए होते हैं। जब अर्ध समूह संगठित होने लगता है तो वह हित समूह बन जाता है। अर्ध समूह में चेतना आती है, फिर संगठन बनता है और अंततः हित समूह का निर्माण होता है। अगला चरण है संघर्ष समूह। जब दो विरोधी हित समूह सक्रिय रूप से सत्ता के लिए आमने सामने टकराते हैं तो वे संघर्ष समूह बन जाते हैं। यही खुले संघर्ष की अवस्था है जो संरचना में वास्तविक परिवर्तन लाती है। अब पूरी प्रक्रिया को एक साथ देखें। यह 5 चरणों में चलती है: प्राधिकार, फिर हित, फिर संगठन, फिर संघर्ष और अंत में परिवर्तन। डेहरेनडॉर्फ का सार सूत्र ये है: प्रत्येक आईसीडे में सत्ता की असमानता 2 अर्ध समूहों को जन्म देती है जिनके सुप्त हित विरोधी होते हैं। ये संगठित होकर हित समूह बनते हैं, फिर संघर्ष समूह में बदलते हैं और अंततः प्रभुत्व संबंधों में परिवर्तन लाते हैं, जिससे नई संरचना बनती है। ध्यान दें, ये प्रक्रिया यहीं रुकती नहीं। परिवर्तन से नई प्राधिकार संरचना बनती है जो फिर नए संघर्ष को को जन्म देती है। इसीलिए यह द्वंद्वात्मक और चक्रीय है। संघर्ष परिवर्तन को कैसे जन्म देता है? डेहरेनडॉर्फ ने 3 प्रकार के परिवर्तन बताए। पहला, शासकों का पूर्ण परिवर्तन, जैसे क्रांति द्वारा सत्ता को उखाड़ फेंकना। दूसरा, आंशिक परिवर्तन, जैसे सत्ता का आपसी बंटवारा या साझा सरकार बनाना। और तीसरा, नीतिगत परिवर्तन, जिसमें शासक वर्ग स्वयं विरोधी हितों को नीतियों में शामिल कर लेता है। डेहरेनडॉर्फ का सामाजिक परिवर्तन प्रतिरूप 4 चरणों में चलता है: संघर्ष पूर्व स्थिति, फिर संघर्ष, फिर संस्थागत समायोजन और अंत में नई सामाजिक व्यवस्था। यहाँ 2 चर बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला है संघर्ष की तीव्रता, जो तय करती है कि परिवर्तन कितना आमूल यानी रेडिकल होगा। दूसरा है संघर्ष की हिंसात्मकता, जो तय करती है कि परिवर्तन कितना आकस्मिक यानी अचानक होगा। अब तक पढ़ी गई प्रमुख अवधारणाओं को एक साथ जोड़ लें। संघर्ष सिद्धांत के केंद्र में है प्राधिकार और शक्ति। इनसे जुड़ती है आईसी कूपॉय से, जो संघर्ष का क्षेत्र है। फिर बनते हैं हित समूह, होता है संघर्ष और अंततः आता है सामाजिक परिवर्तन। ये 6 अवधारणाएं मिलकर डेहरेनडॉर्फ के पूरे सिद्धांत का ढांचा बनाती हैं। हर सिद्धांत की भांति डेहरेनडॉर्फ के सिद्धांत की भी आलोचना हुई। टैलकट पार्सन्स ने सहमति की उपेक्षा की ओर ध्यान दिलाया। लुईस कोजर ने कहा कि उन्होंने संघर्ष के सकारात्मक प्रकारों को अनदेखा किया। फ्रांसिस अब्राहम ने सिद्धांत का आधार संकुचित बताया। डेविड लॉकवुड ने समन्वय को अधूरा कहा। टॉम बटोमोर ने संपत्ति यानी आर्थिक आधार को छोड़ देने को त्रुटि माना। जॉन रेक्स ने अनुभवजन्य परीक्षण की कठिनाई बताई। जोनाथन टर्नर ने कहा कि परिवर्तन भी संघर्ष का कारण बन सकता है। और वाइनगार्ड ने मार्क्सवादी तथा प्रकार्यवादी उपागमों के समन्वय को असंतोषजनक बताया। अब इन आलोचनाओं को थोड़ा विस्तार से देखें। पहली, स्वयं की त्रुटि। डेहरेनडॉर्फ ने यह स्पष्ट नहीं किया कि संपत्ति की तुलना में सत्ता को अधिक महत्व क्यों दिया। दूसरी, उनका सिद्धांत एकांगी यानी मोनोकॉजल है। यह केवल सत्ता पर केंद्रित है और सांप्रदायिक विचारात्मक पार अजातीय के व संघर्ष की उपेक्षा करता है। फ्रांसिस अब्राहम के अनुसार इसका आधार संकुचित है। चौथी, अवधारणाएं परिचालनात्मक नहीं है, इसलिए अनुभवजन्य परीक्षण कठिन है। 5वीं, सत्ता और प्रभुत्व जैसी अवधारणाएं स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं हैं। वाइनगार्ड ने समन्वय को असंतोषजनक कहा और जोनाथन टर्नर ने अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ सोशियोलॉजिकल थ्योरीज में लिखा कि डेहरेनडॉर्फ ये भूल गए कि परिवर्तन भी संघर्ष का कारण बन सकता है। आज के संदर्भ में देखें तो ये सिद्धांत और भी सटीक बैठता है। कॉरपोरेट संगठनों में प्रबंधन बनाम कर्मचारी का सत्ता संघर्ष दिखता है। सरकार और राज्य में सत्ता संरचना तथा नीतिगत संघर्ष होते हैं। विश्वविद्यालयों में प्रशासन बनाम शिक्षक और छात्र, राजनीतिक दलों में सत्ता के लिए हित समूहों का संघर्ष, यहाँ तक कि डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर भी मंच बनाम उपयोगकर्ता और श्रमिक का तनाव दिखाई देता है। और श्रमिक संघ तो संगठित हित समूह का सीधा उदाहरण है। अब उनकी प्रमुख कृतियों को कालक्रम से देखें। 1958 में होमो सोशियोलॉजिकस, 1957 से 59 के बीच उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जो सत्ता आधारित वर्ग संघर्ष पर है। 1965-67 में सोसाइटी एंड डेमोक्रेसी इन जर्मनी, 68 में एसेज इन द थ्योरी ऑफ सोसाइटी, फिर एड न्यू लिबर्टी, लाइफ चांसेस, लॉ एंड ऑर्डर, 88 में एड मॉडर्न सोशल कॉन्फ्लिक्ट, 90 में रिफ्लेक्शंस ऑन द रेवोल्यूशन इन यूरोप और 97 में आफ्टर 1989। ध्यान दें, कुछ कृतियां मूलतः जर्मन में पहले छपी और बाद में उनका अंग्रेजी अनुवाद हुआ। 3 प्रमुख कृतियों का संक्षिप्त विश्लेषण करें। पहली, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जिसका केंद्र है औद्योगिक समाज में वर्ग और सत्ता। इसका मूल तर्क यह है कि वर्ग संघर्ष का आधार संपत्ति नहीं बल्कि सत्ता है और यह मार्क्स के सिद्धांत का आधुनिक संशोधन है। दूसरी,
डड मॉडर्न सोशल कॉन्फ्लिक्ट, जिसका केंद्र है आधुनिक संघर्ष, नागरिकता और जीवन अवसर। इसमें वे कहते हैं कि संघर्ष अब अधिकारों और प्रावधानों के इर्द गिर्द संगठित होता है। तीसरी, द रिफ्लेक्शंस ऑन द रेवोल्यूशन इन यूरोप, जो 1989 की पूर्वी यूरोपीय क्रांतियों पर है और खुले समाज तथा उदार लोकतंत्र का समर्थन करती है। डेहरेनडॉर्फ का अध्ययन क्षेत्र बहुत व्यापक था। उन्होंने प्राधिकार, शक्ति, वर्ग, संघर्ष, लोकतंत्र, उदारवाद, सामाजिक परिवर्तन, औद्योगिक समाज, नागरिकता और जीवन अवसर, इन सभी विषयों पर गहन चिंतन किया। इसी विविधता के कारण वे केवल एक संघर्ष सिद्धांतकार ही नहीं बल्कि एक व्यापक सामाजिक चिंतक और उदारवादी विचारक भी माने जाते हैं। मूल सूत्र है सत्ता, संघर्ष, परिवर्तन। समूह श्रृंखला है अर्धहित संघर्ष। संगठन की 3 दशाएं याद रखने के लिए कहें, तारासा यानी तकनीकी, राजनीतिक और सामाजिक। ICA के लिए याद रखें जहां आदेश वहां संघर्ष। डेहरेनडॉर्फ को याद रखें मार्क्स और वेबर के सेतु के रूप में। और 2 चेहरे का अर्थ है सहमति पार्सन्स की, संघर्ष डेहरेनडॉर्फ का। अंत में निष्कर्ष यह है, डेहरेनडॉर्फ ने मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत को आधुनिक औद्योगिक समाज के अनुरूप एक सत्ता आधारित संघर्ष सिद्धांत में रूपांतरित कर दिया। 3 बातें हमेशा याद रखें। सत्ता संघर्ष का आधार है, संघर्ष सर्वव्यापी और स्थायी है और परिवर्तन संघर्ष का परिणाम है। पहली बार 136 प्रश्नों की विशाल संग्रह वीडियो के कमेंट सेक्शन में है। डेहरेनडॉर्फ से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का क्विज है, जिसे जरूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं।